छात्रों, आज हम काव्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। काव्य के भेद अर्थात कविता के भेद। कविता यानी शब्दार्थ हमने देखे थे, शब्द और अर्थ के साथ होने से काव्य होता है। तो उसमें हमने एक लय, ताल, सुर, संगीत, अनेक व्याख्याएं कविता की हमने देखी थी, लेकिन उसके भेद भी हो सकते हैं, यह आज हमें पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या प्रकार हो सकते हैं काव्य के, वह हम देख रहे हैं। तो काव्य का आनंद दो प्रकार से लिया जाता है, जिससे उसके श्रवण से और उसके नाट्याभिनय के रूप में उसके दर्शन से। अर्थात काव्य को या तो हम सुन सकते हैं या उस काव्य को अगर नाटकीय दृष्टि से हमारे सामने जब प्रदर्शित किया जाएगा, जब उसका दर्शन होगा, तब भी हम उसका आनंद उठा सकते हैं। इस दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य का मतलब होता है श्रवण करना यानी सुनना, और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो एक देखकर भी हम समझ पाते हैं और एक सुनकर भी समझ पाते हैं। तो स्वरूप के आधार पर प्राचीन आचार्यों ने भी इसे स्वरूप यानी दिखता कैसा है, यानी कविता दिखती कैसी है या काव्य दिखता कैसा है, तो इसके आधार पर ये दो भेद प्राचीनता से चलते आ रहे हैं और उसी की विस्तार से चर्चा हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं दृश्य काव्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस काव्य का आनंद रंगमंच पर देखकर लिया जाए उसे दृश्य काव्य कहते हैं। यानी रंगमंच, दृश्य काव्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? रंगमंच। अगर रंगमंच के आधार पर हम उसका आनंद ले सकते हैं तो उसे दृश्य काव्य कह सकते हैं। दृश्य का अर्थ होता है देखने योग्य, अर्थात जिसका वर्ण्य विषय मंच पर देखने योग्य होता है। तो इस तरह से वर्ण्य विषय यानी वर्णन किया हुआ जो विषय है उस काव्य में, उसका अगर चित्रण हो, उसका अगर मंचन हो, तो उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। इस तरह के काव्य के कथानक को अभिनय द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से काव्य में कथानक होता है और उस कथानक को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसे सामाजिक देखकर आनंदित हो उठता है। तो सामाजिक का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर हमें? श्रोता या पाठक। तो रंगमंच पर चित्रित किए गए काव्य को यहाँ पर जो श्रोता है, जो पाठक है, जो देखने आया है, वह आनंदित हो उठता है। उसे सामाजिक कहा गया है। इसी के आधार पर इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं, लेकिन आज इसे केवल दृश्य काव्य कहना गलत होगा, क्योंकि केवल यह जो रंगमंच पर ही ये नाटक नहीं चलते। तो यह नाटक देखिए रेडियो पर भी सुनकर हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमें उसे सुनाता है। जैसे नाटक एकांकी हो, वह भी रेडियो पर अभी हम सुन पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। इसीलिए इसे दृक श्राव्य काव्य भी कहा जाता है। दृक यानी देखना और श्रव्य यानी सुनना। तो एक ही साथ एक ही बार हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य काव्य की यह भी एक विशेषता है। आज रेडियो नाटक भी बहुत प्रचलित है, लेकिन रंगमंच पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन से ही नाटक अधिक प्रभावी होता है। तो नाटक भी रेडियो पर चलाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नाटक देखना यह बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है। उसे देखकर जनसाधारण भी आनंद ले सकते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी, गीति नाट्य आदि रूप आते हैं। दृश्य काव्य पर हम यानी नाटक जो हमारा टॉपिक है वह उसमें विस्तार पूर्वक नाटक के बारे में देखेंगे, लेकिन दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी तथा गीति नाट्य यह जो प्रकार है वह आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखना है श्रव्य काव्य। तो श्रव्य यानी सुनना। तो किस तरह से यहाँ पर श्रव्य काव्य की विशेषताएं हैं या श्रव्य काव्य किसे कहा जाता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाए वह श्रव्य काव्य है, जिसका आनंद रंगमंच पर देखकर नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसे श्रव्य यानी सुनने योग्य कहते हैं। तो कुछ जो काव्य होते हैं उन्हें केवल पढ़कर या सुनकर ही आनंद लिया जा सकता है, इसलिए उन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य काव्य की शैली के आधार पर 3 भेद किए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, श्रव्य काव्य के शैली के आधार पर
यानी सुनने वाले जो काव्य है उनके आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। वह 3 भेद होते हैं गद्य, पद्य और चंपू। महत्वपूर्ण है गद्य, पद्य और चंपू। जिस रचना के आधार पर गद्य पद्य दोनों का मिश्रित रूप रहता है उसे चंपू कहा जाता है। इसे ही मिश्र काव्य भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर गद्य जानते हैं जहाँ पर सरल सरल लिखा जाता है, जिसमें बहुत सारी विशेषता भी होती है। पद्य का अर्थ जहाँ पर लय ताल सुर हो, संगीतात्मकता हो, छंदात्मकता हो, गेयात्मकता हो, तो वह पद्य कहलाता है। लेकिन अगर इन दोनों का मिश्रण हो तो उसे कौन सा काव्य कहा जाएगा? चंपू काव्य कहा जाएगा। इसे ही मिश्र काव्य भी कहा जाता है। किसे? चंपू काव्य को। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया है। हिंदी के एक महान कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है या काव्य संग्रह है जिसका नाम है यशोधरा। तो यशोधरा यह गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। जैसे पहले हमने कहा, इस तरह से इस काव्य में कहा गया है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने नहीं गए थे तो उनका पहला नाम है और फिर उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। तो इस तरह से एक कहानी भी है उसमें पद्य भी है। तो इस तरह से सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की यह कविता है। तो यशोधरा को बिना बताए हुए जब गौतम बुद्ध जी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो ये सब का वर्णन जो है वह यशोधरा इस काव्य संग्रह में है। इसलिए यहाँ पर इसे मिश्र काव्य या चंपू काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, पद्य काव्य के बंध की दृष्टि से 2 भेद किए जाते हैं। और पद्य काव्य जो है, यहाँ पर हमने गद्य, पद्य और चंपू देखा ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो गद्य काव्य है इसको अच्छी तरह से जब बांधा जाता है तो इसके 2 भेद प्राप्त होते हैं। वह है प्रबंध काव्य और दूसरा है खंड काव्य। या यहाँ पर बताया गया है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के कथा क्रम पूर्व पार संबंध रहता है, जबकि मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य से बिल्कुल अलग होता है या विपरीत होता है। इसमें न कथाक्रम रहता है न पूर्व पर संबंध। यानी जो मुक्तक काव्य होते हैं वे मुक्त रूप से चित्रित होते हैं या उसे लिखा जाता है। उसमें कोई घटनाक्रम विस्तार पूर्वक नहीं होता या एक के बाद एक नहीं आता, इसलिए उसे मुक्तक कहा जाता है। इसमें न तो कथाक्रम रहता है न पूर्व पर कुछ संबंध, यानी अगला पिछला कुछ संबंध उसमें नहीं आता। कथानक के विकास और परिणाम के आधार पर प्रबंध काव्य के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तो इस तरह से प्रबंध काव्य को और 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का भेद है और वह हमें अच्छी तरह से याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो भेद है प्रबंध काव्य के, महाकाव्य और खंड काव्य, तो इनके भी विस्तार से हमें विवेचन को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो महाकाव्य साहित्य की प्राचीन एवं बहुचर्चित विधा है। महाकाव्य का विशाल कलेवर होता है। कलेवर का अर्थ कथानक। तो यहाँ पर काफ़ी सारा तामझाम महाकाव्य में दिखाई देता है। इसमें मानव जीवन का व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें संपूर्ण मानव जीवन का ही चित्रण मानो होता है। महाकाव्य महान चरित्र, महान उद्देश्य और गरिमामय उदात्त शैली से विभूषित होता है। प्रबंध की दृष्टि से इसमें पूर्वापर प्रसंग और परस्पर संबंध एवं तारतम्य रहना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाता है, जो घटनाक्रम होता है, जो प्रसंग होते हैं, उनको आपस में मिलाना या उनका क्रम निश्चित करना, ये बहुत ही बड़ा आवश्यक इस तरह की बात मानी जाती है या आवश्यक है ही। प्राचीन आचार्यों ने महाकाव्य के विविध लक्षण दिए हैं। तो महाकाव्य के लक्षण कौन कौन से, किसे हम महाकाव्य कहेंगे? तो महाकाव्य सर्गबद्ध हो, सर्गबद्ध ना कि स्वर्गबद्ध। कौन सा शब्द है यहाँ पर? सर्गबद्ध। सर्गबद्ध का अर्थ होता है अध्याय। अलग अलग अध्याय, अलग अलग विभाग उसमें होने चाहिए। उसमें कम से कम 8 सर्ग होने जरूरी है।
यानी 8 अध्याय होने आवश्यक है। सर्ग न तो बहुत छोटे होने चाहिए और न तो बहुत बड़े। कथा के अनुसार उन सर्गों का नामकरण भी होना चाहिए और सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना भी होनी चाहिए। यानी उन सर्गों को अपना एक नाम होना चाहिए और वो जब पहला सर्ग समाप्त होता है तो दूसरे सर्ग में क्या है इसका संक्षिप्त में सूचना भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम महाकाव्य कह सकते हैं। दूसरा लक्षण देखिए, महाकाव्य का नायक देवता या उच्च कुल में उत्पन्न धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। महाकाव्य में जो नायक बताया जाता है, मुख्य पात्र होता है, वह उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए, धीरोदात्त यानी अच्छे गुण उसमें होने चाहिए। और यहाँ पर क्षत्रिय के गुण जिसे हम कहेंगे शूरवीर, इस तरह से वह होना चाहिए। ठीक है, और फिर महाकाव्य का कथानक जो उसका मुख्य, जिसे हम कहेंगे कि मुख्य आधार है, वह कथानक होता है, वह ऐतिहासिक होना चाहिए, पौराणिक होना चाहिए या लोकप्रिय होना चाहिए, लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, सभी उसे जानते हो। या इतिहास और कल्पना का समन्वय भी हो सकता है, कुछ इतिहास और कुछ काल्पनिकता, इन दोनों को मिलाकर जो कथानक बनेगा वह कथानक महाकाव्य का हो सकता है। महाकाव्य के सभी नाटक संधियाँ अनिवार्य है। तो इस तरह से नाटक में जो कुछ भी आवश्यकता बताई गई जाती है, जिस तरह से चाहे फिर वह वातावरण हो या कथोपकथन हो, संवाद हो, तो वह सभी जो सर्ग हैं, संधियाँ है, वह भी महाकाव्य में होनी चाहिए। इसके साथ ही उसमें प्रधान रस जो है वह श्रृंगार होना चाहिए, वीर और शांत रस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और फिर अन्य जो रस है वह गौण होने चाहिए। तो रस हमने आपको बताया है कि 9 तरह के रस होते हैं, चाहे वो अद्भुत हो, वीर हो, क्रोध हो, शोक हो, करुण हो, तो इन रसों को यहाँ पर गौण रूप से दिखाना जरूरी है। और फिर जो महाकाव्य है वह महाकाव्य का जो उद्देश्य है उस पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक या अनेक संबंध महाकाव्य के फल यानी उद्देश्य में होना चाहिए। आनंद की प्राप्ति तो माना ही जाता है। तो यहाँ पर महाकाव्य का उद्देश्य जो है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी होना चाहिए और साथ ही आनंद के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पेज पर हम देख रहे हैं महाकाव्य का जो आरंभ है वह मंगलाचरण, आशीर्वाद या स्तुति से होना चाहिए। महाकाव्य का जो प्रारंभ है वह मंगलाचरण यानी देवी देवताओं की स्तुति में या आशीर्वचन या किसी महान व्यक्ति के या विद्वान व्यक्ति के आशीर्वचन से होनी चाहिए। प्रारंभ में वर्ण विषय का संकेत भी होना चाहिए, यानी अध्याय के शुरुआत में इस अध्याय में क्या होने वाला है उस विषय का संकेत भी महत्वपूर्ण होता है। अगली विशेषता है इसमें दुष्टों की निंदा और सज्जनों के गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। तो इस तरह से स्पष्ट ही है कि हम देखते हैं कि किसी भी रचना में यहाँ पर दुष्टों की निंदा की जाती है, जो बुरे हैं उनका बुरा चित्रण होता है और जो अच्छे हैं उनके गुणों का उद्घाटन किया जाता है। तो महाकाव्य की यह विशेषता है कि उसमें यह प्रावधान रहता है, यह व्यवस्था रहती है। प्रत्येक सर्ग में छंद का विधान रहता है, लेकिन सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। तो ये एक बहुत अलग सी बात बताई गई है कि यहाँ पर महाकाव्य में छंद होना जरूरी है। तो छंद यह कविता लिखने का एक प्रकार है, एक शैली है, एक पद्धति है। और यह जो छंद है वह छंद हर एक सर्ग में, हर एक अध्याय में होना चाहिए और जब यह अध्याय समाप्त हो तो ये छंद भी बदलना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर 10वीं विशेषता बताई गई है कि वर्णन की विविधता भी महाकाव्य में होनी चाहिए। तो किस तरह से परिवेशगत जो वर्णन है वह देखिए किस तरह से किया जाता है। यह वर्णन संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, अंधकार, दिन, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, नगर, यात्रा, युद्ध, यज्ञ, स्वर्ग, संयोग, वियोग, विवाह, प्रेम, अभ्युदय आदि अवसरानुसार होना चाहिए। यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रसंग है, हमारे परिवेश में जितने भी निसर्ग घटना है
या वस्तुएं हैं, इन सब का वर्णन महाकाव्य में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी स्थिति में यहाँ पर देखिए महाकाव्य का जो नामकरण है वह भी बहुत महत्व रखता है। और वह जो नामकरण है या तो कवि के नाम पर, नायक नायिका या रुत्त के आधार पर होना चाहिए, यानी कथानक के आधार पर भी हो सकता है। आधुनिक युग में महाकाव्य के उपयुक्त लक्षणों का निर्वाह पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो ये सभी चीज़ें जो है वह आजकल महाकाव्य में समाविष्ट हो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस युग में महाकाव्य में विशालता, व्यापकता, अंतर्द्वंद और मनोवैज्ञानिकता पर विशेष बल दिया जाता है या ध्यान दिया जाता है। यानी पौराणिक आधार तो हम आजकल नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर उसमें द्वंद्व दिखाया जा सकता है या मनोवैज्ञानिकता दिखाई जा सकती है। मन का जो विश्लेषण है वह आजकल के महाकाव्य में दिखाई देता है। आज नायक से संबंधित नियमों में परिवर्तन आ गया है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग अब आवश्यक नहीं माना जाता। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे जो बदलाव है, परिवर्तन है, वह महाकाव्य के अंतर्गत आ गए हैं। तो महाकाव्य का जो प्रारंभ हमने देखा था कि मंगलाचरण से होना चाहिए, वह भी धीरे धीरे जाता रहा। जैसे कामायनी और प्रिय प्रवास का आरंभ मंगलाचरण से नहीं हुआ है, फिर भी उसे महाकाव्य कहा गया है क्योंकि ये युग की मांग थी या युग के अनुसार उसमें परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, देखिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा महाकाव्य के स्वरूप और तत्वों के संबंध में यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक भी कहा गया है। यह एपिक भारतीय महाकाव्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। और पाश्चात्य आलोचक अरस्तु ने महाकाव्य को एक लंबा कथात्मक काव्य रूप माना है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक C.M. बावरा ने महाकाव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि सर्वसम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहद होता है यानी बड़ा होता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं और गरिमायुक्त घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों की क्रियाशील जीवन कथा विशेषकर भयंकर कार्यों जैसे युद्ध आदि से युक्त होती है। तो इस तरह से महाकाव्य में एक लंबी कथा होती है और उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। और कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिनकी जीवन कथा, चाहे वह युद्धों का वर्णन हो या उनके यशस्वी कार्य का वर्णन हो, उसका एक तरह से वर्णन महाकाव्य में होता है। इसे पढ़ने के बाद हमें विशेष प्रकार से आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उसकी घटनाएं और पात्र हमारे भीतर मनुष्य की महानता का गौरव और उपलब्धियों के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर महाकाव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। देखिए पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है को विश्लेषित करने पर महाकाव्य के 5 तत्व स्पष्ट होते हैं। तो इसका विवेचन नहीं, केवल आपको याद रखना है। जिस तरह से हमने कहानी के, उपन्यास के, निबंध के तत्व देखे, उसी तरह से यहाँ पर महाकाव्य के भी 5 तत्व हैं। और वह है पहला कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा वर्णन, चौथा शैली अर्थात भाषा शैली और 5वां कहलाता है उद्देश्य। तो इस तरह से यहाँ पर महाकाव्य के 5 उद्देश्य तत्व जो है वह बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।